1,500 टॉपिक्स कवर करके पॉसिबली हम लेके कवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं क्या करूँगा, ज़्यादा डिटेल में अगर करते हैं वीडियो तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ ज़्यादा स्ट्रेस दूंगा, और जहाँ पे एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है या पूरा स्टैटिक का क्वेश्चन है वहाँ पे जस्ट थोड़ा सा फास्ट फास्ट स्किप करूँगा। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट और आरबीआई टेक्स टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी। तो देखो, मतलब कि इंडियन रुपी की वैल्यू कम ना होने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकता है, मतलब देखो, ए ऑप्शन इज कर्बिंग इम्पोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर द गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रुपी। मतलब कि क्या नहीं करेगी गवर्नमेंट, क्या करेगी क्या नहीं करेगी। तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन, कर्बिंग द इम्पोर्ट्स ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, ये तो करेगा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट विल प्रमोट द एक्सपोर्ट, राइट, एंड कर्ब द इम्पोर्ट्स टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी। क्योंकि इम्पोर्ट अगर करेंगे तो इंडियन रुपी की वैल्यू कम होगी, और एक्सपोर्ट करोगे तो इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ेगी। तो इसलिए ए इज एक्चुअली नेसेसरी, सो नॉट की वजह से ए वाला स्टेटमेंट इसका आंसर नहीं हो सकता है। बी इज ऑल्सो सेम, इनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इशू रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड्स। मतलब कि रुपीज में मसाला बॉन्ड्स दे दो, और मतलब कि लोन ले लो, मतलब कि रुपी डिनोमिनेटेड, तो इसकी वजह से भी रुपीज की वैल्यू, इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ेगी, राइट। तो इसलिए नॉट पूछा है, इसलिए बी इज ऑल्सो नॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ईजिंग कंडीशंस रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, अगेन बाहर से पैसा आएगा, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बाहर से पैसा आएगा, अगेन इट विल हेल्प द इंडियन रुपी टू इंक्रीज इट्स वैल्यू। तो इसका भी आंसर नहीं है। लेकिन डी क्या है, फॉलोइंग एन एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, इसका मतलब क्या है, पूरा रुपी इंडियन इकोनॉमी में रुपी बस लिक्विडिटी बढ़ा दो, मतलब कि सारा पैसा इकोनॉमी में डाल दो, कैपिटल में नहीं इकोनॉमी में डाल दो, लोगों के हाथ में दे दो पैसा, बैंक में, लोन में, तो इट विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी, एंड दैट इज एक्चुअली द आंसर कि हाँ, ये नहीं करेगा गवर्नमेंट। अगर उसको इंडियन रुपी की वैल्यू बढ़ानी है तो गवर्नमेंट विल स्टार्ट टाइट मनी पॉलिसी, मतलब कि पैसा खुद के पास रखेगा, आरबीआई में रखेगा। तो दिस इज आंसर इज डी। तो ये इकोनॉमी का, कोर इकोनॉमी के कुछ कंसेप्ट है, तो वो ज़्यादा डिटेल में समझाने में बहुत टाइम लगेगा, तो जस्ट आई एम कवरिंग। तो इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द आरबीआई recent directive relating to storage of payment system data, popularly known as data dictate, command the payment system providers that। अभी देखो इसका आंसर, यहाँ पे भी देखो मैंने डेट, द हिंदू का डेट लिखा है, और साइड में लिखा था कि मुझे विजन के इस वाले मैगजीन में ये ढूंढना है, लेकिन आई कुड नॉट फाइंड दैट इन डिटेल। मतलब कि इसलिए हमें खुद से एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैगजीन विल नॉट, टाइम तो लेगा, मैगजीन आपको बहुत सारी डिटेल्स देगा, लेकिन यूपीएससी इतनी क्लेवर है, शायद मुझे ऐसे लगता है यूपीएससी रेफर्स द मैगजीन्स ऑफ पॉपुलर क्लासेस में भी, ताकि उनको जो लिटरली फॉलो कर रहे हैं उनको पूरा फायदा ना मिले। इसलिए शायद मुझे ऐसे लगता है कि यूपीएससी ऊपर ऊपर से मैगजीन्स शायद देखती होगी, ये मेरा अनुमान है कि यूपीएससी एटलीस्ट ऊपर ऊपर से देखती है और तभी क्वेश्चन पेपर सेट करती है। तो क्वेश्चन क्या है, डाटा डिक्टेट के बारे में पूछो, बोलो। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, दे शैल इंश्योर दैट इंटायर डाटा रिलेटिंग टू पेमेंट सिस्टम ऑपरेटेड बाय देम आर स्टोर्ड इन द सिस्टम ओनली इन इंडिया, राइट। मतलब कि इंडिया में स्टोर करना है, ये तो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि थर्ड वाला रॉन्ग है। देखो थर्ड वाला रॉन्ग कैसे है, देखो, दे शैल सबमिट द कंसोलिडेटेड सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बाय द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर। यहाँ पे देखो सटीक बोला है कि कैलेंडर ईयर, एक ईयर के अंदर अंदर आपको कैग को देना है रिपोर्ट, और क्या 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 कवर करेंगे, क्या बैंकिंग रिलेटेड जो होता है ना, उसका क्या कभी भी ये नहीं करते हैं ऑडिट। क्या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का करता है ऑडिट कैग, लेकिन आरबीआई वगैरह बैंकिंग सिस्टम के लिए अलग ऑडिटर्स होते हैं, इतना हमें पता होना चाहिए। इसलिए 3 इज रॉन्ग, सो 3 रॉन्ग है, तो सी एंड डी इलिमिनेट हो गए, इसलिए 1 इज डेफिनेटली करेक्ट। ए एंड बी दोनों में 1 है, क्योंकि सी रॉन्ग, 3 रॉन्ग है। क्या बैंकिंग रिलेटेड कुछ चीज़ें ऑडिट नहीं करते, और ऊपर से दिया है कि एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर, मतलब विद इन 1 ईयर का स्पेसिफिक टाइम दिया है, तो इसलिए 3 इलिमिनेट हो गया।
बचा कौन सा? 1 इज ऑलरेडी देयर इन ए एंड बी, सो बचा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या है? दे शैल इंश्योर दैट द सिस्टम्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। देखो ये स्टेटमेंट में कितनी कंडीशंस डाली है। नंबर ऑफ कंडीशंस जब बढ़ती है ना किसी स्टेटमेंट में, तो स्टेटमेंट रॉन्ग बनना शुरू होता है। देखो दे शैल इंश्योर, इंश्योर करना है क्या? दे शुड बी ओन्ड, मतलब कि ओनर भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज होना चाहिए, एंड ऑपरेट ऑपरेट भी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में ही करना चाहिए। और ऊपर से पहले क्या बोला है पहले स्टेटमेंट में कि पेमेंट सिस्टम स्टोर्ड इन इंडिया ओनली, मतलब कि इंडिया में ही स्टोर करना है, पब्लिक सेक्टर में ही करना है, ओनर भी पब्लिक सेक्टर होना चाहिए, ऑपरेशन भी उन्होंने ही करना चाहिए। तो सेकंड रॉन्ग होता है कि इतना सारा चीज़ें गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर कैसे कर पाएंगे, प्राइवेट सेक्टर विल कम समवेयर। और इसी वजह से तो इशू हो रहा है ना, तो प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेशन इसलिए देना चाहते हैं ना आरबीआई, इसलिए 2 इज रॉन्ग, इसलिए ऑप्शन ए 1 ओनली इज द आंसर ऑफ 17। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following adopted a law on data protection and privacy for its citizens known as general data protection regulation? जनरल, देखो किसने अडॉप्ट किया जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इन अप्रैल 2016 एंड इम्प्लीमेंटेड इट फ्रॉम, डेट वगैरह हमें नहीं याद रखना है, लेकिन एक चीज देखना, यहाँ पे देखा है कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन अडॉप्ट किया है। देखो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये तीनों कंट्रीज है। थोड़ा सा ऑप्शंस देख के आपको पता लगेगा, ए बी एंड डी आर स्पेसिफिक कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, ओनली वन कंट्रीज। बट सी ऑप्शन देखो द यूरोपियन यूनियन, यूनियन है, नंबर ऑफ कंट्रीज है शायद 27 28, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट फिगर, लेकिन ये यूनियन है, यूरोपियन यूनियन है, मतलब कि ये पूरा यूरोप इसमें कवर है। इसकी वजह से ये स्टेटमेंट, ये ऑप्शन थोड़ा सा अलग है अपार्ट फ्रॉम अदर 3 ऑप्शन। देखो ऐसे क्वेश्चंस का आपको एटलीस्ट, ऐसे क्वेश्चंस का आइदर यू नो इट और डोंट नो इट टाइप का आंसर क्वेश्चन है, लेकिन मैंने लॉजिक क्या लगाया और हाउ आई कुड मेक दिस करेक्ट, मैंने सोचा कि यार यहाँ यहाँ ऑस्ट्रेलिया भी एक कंट्री है, कनाडा भी एक कंट्री है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी एक कंट्री है, मतलब कि स्पेसिफिक नेम्स है। तो ये शायद यूपीएससी नहीं चाहती है हमसे कि आप इतना स्पेसिफिक हर एक कंट्री का याद रखो कि कौन सा कंट्री कौन सा लॉ अडॉप्ट करती है। बट यूरोपियन यूनियन इज अ बिग यूनियन, इंपॉर्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे कोई और क्वेश्चन डाल देती फॉर एग्जांपल यूपीएससी, और ऑप्शन रहते ए बी डी सेम रहता, लेकिन आशियान की वजह से, आशियान एशियन नाम का एक संगठन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, राइट। तो अगर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो उसके बारे में कुछ क्वेश्चन होता तो ऐसे ही 3 कंट्री का नाम देती है और उस एशियन का नाम देती है, या सार्क का नाम देती है, या ब्रिक्स का नाम देती, या मतलब कि अफ्रीकन यूनियन का नाम देती यूपीएससी। मतलब कि ये ट्रिक आपको याद होना चाहिए कि हाँ कोई स्पेसिफिक अडॉप्ट लॉ या कुछ बोला है, 3 कंट्रीज के नाम है, एंड एक ही एसोसिएशन है या कोऑपरेशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे आएगा किसी ऑप्शन में, तो देन यू हैव टू थिंक कि हाँ ये कुछ अलग ऑप्शन है, एंड दैट इज द आंसर एंड दैट वर्क्स, राइट। सो आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 19. Recently, India signed a deal known as Action Plan for Prioritization and Implementation of Non-Cooperation Areas in the Nuclear Field with which of the following countries? देखो न्यूक्लियर फील्ड के बारे में क्वेश्चन है, इसका आंसर बहुत रेयरली पता था, लेकिन एक ही चीज़ थी कि रशिया, मतलब कि एनसीईआरटी आप पढ़ोगे ना बहुत अच्छे से, तो रशिया का और इंडिया का बहुत कोलैबोरेशन है न्यूक्लियर फील्ड में, तो उतना थोड़ा सा लॉजिक लगा कि आपको रशिया टिक करना था, तो इसलिए इसका आंसर बी है रशिया। लेकिन ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सा क्वेश्चन हुआ था, किसी ने मतलब इवन द हिंदू ढूंढ ढूंढ के भी नहीं मिला था, तो दैट इज द थिंग, इसलिए आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? मनी मल्टीप्लायर इकोनॉमी में, मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेस विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि मनी मल्टीप्लायर कैसे बढ़ता है, राइट। तो देखो मैंने ऑलरेडी बोला है किसी 2 स्टेटमेंट में अगर एक चीज के बारे में कॉमन है ना, जैसे बी एंड डी के स्टेटमेंट्स में देयर इज अ पॉपुलेशन वर्ड, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ पॉपुलेशन एंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, मतलब कि पॉपुलेशन की बात हो रही है बी एंड डी ऑप्शन में। मैंने ऑलरेडी बोला है जिस 2 स्टेटमेंट में सिमिलर चीज की बात होती है तो वो स्टेटमेंट करेक्ट होता है। तो बी एंड डी उनों में से आंसर है, उतना तो हमें पता है कि हाँ ये दोनों में से आंसर है, क्योंकि ए एंड सी क्या है, इंक्रीज इन सीआरआर, इंक्रीज इन एसएलआर, मतलब कि इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो, इंक्रीज इन स्टेट लिक्विडिटी रेशियो। एक तो ये दोनों दोनों कैश रिजर्व एंड स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या करेंगे,
लिक्विडिटी कम करेंगे इकोनॉमी में, मतलब कि पैसा आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई के पास ज़्यादा रखना पड़ेगा पैसा, या बैंक के पास ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो लोगों के हाथ में कम पैसा आएगा, तो मनी मनी विल नॉट मल्टीप्लाई, राइट। यहाँ पे डिक्रीज अगर होता ना, ए एंड सी की जगह डिक्रीज होता तो अलग बात थी, लेकिन इसलिए बी एंड डी में से आंसर है, क्योंकि पॉपुलेशन वर्ड आया है दोनों में। एंड आफ्टर दैट डी में क्या है, ओनली पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन बी में क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट। तो इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मनी मल्टीप्लाई करना है, तो बैंकिंग हैबिट अगर लोगों की बढ़ेगी तो थोड़ा सा कनेक्ट होता है इकोनॉमी से, ओनली पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होगा, तो इसलिए इसका आंसर हम बी टिक करना है। तो इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगा के सिमिलर वर्ड्स किस किस स्टेटमेंट में आए ये करके आपको आगे जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विथ रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो ये इसके बारे में मैगजीन में मुझे थोड़ा बहुत मिला था, लेकिन फिर भी डिटेल में नहीं मिला था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड डायरेक्ट देखो, मैगजीन तो दूर की बात है, लेकिन कितना सिंपल सा लॉजिक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक डज नॉट आया, एक तो वर्ड मैंने बोला है ऑलरेडी, डज नॉट, कैन नॉट, ऐसे वर्ड आया तो रॉन्ग स्टेटमेंट होता है। और ऊपर से हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया, एनी मेंबर्स, एक्सट्रीम आया, एक्सट्रीम वर्ड आया एनी, इसलिए 3 इज रॉन्ग, एंड 3 रॉन्ग है, इसलिए बी सी डी एलिमिनेट कर दिया, ए इज द आंसर, तो 1 ओनली इज द आंसर। तो मतलब कि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी 1 एंड 2 पढ़ते हैं हम। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हैज़ मोर देन 80 मेंबर नेशंस, यहाँ पे बोला है कि एग्जैक्टली 80, या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हैज़ 80 मेंबर्स, मोर देन 80, मेनी, ऐसा मतलब कि 80 आया, लेकिन मोर देन 80 मतलब कि सटीकता है, 80 मोर देन 80 मतलब 81 भी होंगे, 85 भी होंगे, 90 भी होंगे, उसका आपको मीनिंग लगाना है कि हाँ यहाँ पे मतलब कि 80 बोला है, लेकिन मोर देन 80 बोला है, रेंज बोला है, राइट। तो इसलिए 1 इज करेक्ट। एंड सेकंड क्या है, इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो इतनी इतनी फैक्ट तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया इज नॉट द लार्जेस्ट, चाइना इज द लार्जेस्ट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, शायद चाइना और जापान, आई एम नॉट श्योर, तो वो दोनों में से कोई तो लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, राइट। इसलिए 2 इज द रॉन्ग ऑप्शन। एंड वैसे भी हमने थ्री में एनी मेंबर होने की वजह से, एनी वर्ड होने की वजह से एलिमिनेट किया, इसलिए 1 इज द आंसर। So let's move to the next question, question number 22. What was the purpose of intercreditor agreement signed by Indian bank and financial institutes recently? ए एंड बी आप खुद पढ़ लेना। सी एंड डी में देखो 50 करोड़ और मोर, और 50 करोड़ और मोर कॉमन वर्ड है, कॉमन मतलब कि एक स्पेसिफिक फ्रेज है, सी एंड डी में 50 करोड़ और मोर दोनों में है, इसलिए सी एंड डी में से आंसर है, उतना तो हमें देखते ही पता करना है मेरे लॉजिक के हिसाब से। ए एंड डी देखो, ये क्या है, टू लेसन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पेरेनल बर्डन ऑफ फिजिकल डेफिसिट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब कि ये क्या बोल रहा है, फिजिकल डेफिसिट भी कम करना है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम करना है, तो दोनों चीजें एक एग्रीमेंट नहीं कर सकती, ये पहली चीज, इसलिए ए को एलिमिनेट करना है। बी कैसे एलिमिनेट किया, टू सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो एंड स्टेट गवर्नमेंट आल्सो, ये भी थोड़ा सा दिक्कत लग रही है कि दोनों का कैसे, एक ही एग्रीमेंट से दोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कैसे सपोर्ट करेंगे, इसलिए भी एलिमिनेट कर दिया। और ऊपर से 50 करोड़ और मोर सी में भी है, और 50 करोड़ और मोर डी में भी है, तो सी एंड डी में से आंसर है। तो अभी सी एंड डी में कौन सा है वो कैसे पता करना है, टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन केस ऑफ एप्लीकेशन फॉर लोन्स ऑफ 50 करोड़ और मोर। ऊपर क्या बोला है, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, मतलब कि इंटर क्रेडिटर, और सी बोल रहा है इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, मतलब कि अगर एग्रीमेंट हो रहा है इंटर क्रेडिटर्स में, नंबर ऑफ बैंक्स में एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में, तो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर कैसे बनेंगे, राइट, दे विल बी डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट, इसलिए सी को एलिमिनेट करना है। तो डी कैसे देखो, डी में कैसे देखो, इंटर क्रेडिटर वर्ड का डी में कैसे कनेक्शन है, टू एम एट फास्टेस्ट रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स 50 करोड़ और मोर विच आर अंडर कंसोर्टियम लेंडिंग, इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट अंडर कंसोर्टियम लेंडिंग, मतलब कि इंटर क्रेडिटर एक दूसरे का एग्रीमेंट हो रहा है, और कंसोर्टियम मतलब ऐसे ही, मतलब कि एक दूसरे का इंटरडिपेंडेंट वर्ड है वो कंसोर्टियम, हिंदी में पढ़ेंगे हिंदी वाले तो उनको भी समझ में आएगा कि हाँ कंसोर्टियम का मीनिंग क्या है। तो इंडिपेंडेंट मतलब कि डिपेंडेंट ऑन ईच अदर टाइप का वर्ड है यार, ऊपर के स्टेटमेंट में इंडिपेंडेंट वर्ड आया है, इसलिए सी इज रॉन्ग एंड डी इज द आंसर। I will move to the next question, question number 23. The chairman of public sector banks are selected by,
देखो पब्लिक सेक्टर बैंक का चेयरमैन कौन सिलेक्ट करता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, बैंक बोर्ड ब्यूरो, बिकॉज इट इज़ अ बोर्ड, मैनेजिंग बोर्ड, राइट। आरबीआई तो मॉनेटरी पॉलिसी देखती है कि मतलब कि अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर बैंक के चेयरमैन वगैरह अपॉइंटमेंट का आरबीआई नहीं देखती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी नहीं देखती है, मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न बैंक भी नहीं देखेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए बैंक बोर्ड ब्यूरो बोल के एक होता है। लेकिन ये आइदर नो इट और डोंट नो इट टाइप का क्वेश्चन है, वी देर इज नो लॉजिक और एलिमिनेशन टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, कैसे देखो, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड इज द फर्स्ट ऐसे जब आता ना, इज द फर्स्ट या इज द लास्ट, वन ऑफ द फर्स्ट ऐसे आता ना, मैंने ऑलरेडी बोला है वन ऑफ द फर्स्ट आता ना, तो ठीक था, रेगुलेटरी बॉडी सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो आगे का ठीक है। लेकिन इट इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी ऐसे बोला है, इट इज द फर्स्ट, मतलब कि वो पहला ही हो गया। तो ऐसे जब आएगा ना द फर्स्ट, तो वो रॉन्ग स्टेटमेंट होता है, वो फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, या आई डोंट नो कितने नंबर का है। लेकिन जब फर्स्ट, इट इज द फर्स्ट रेगुलेटर ऐसे स्पेसिफिक बोला ना, ऐसे बोलते हैं ना, इट इज वन ऑफ द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी, देन मे बी इट कैन बी करेक्ट स्टेटमेंट। इसलिए वन को एलिमिनेट करना है, ए सी डी एलिमिनेट हो गया, डायरेक्ट आंसर आ गया बी 2 एंड 3। तो टी देखो, वन ऑफ द टास्क, देखो यहाँ पे वन ऑफ द वर्ड आया, वन ऑफ द टास्क इज टू इंश्योर कॉम्पिटेटिव मार्केट फॉर गैस, वन ऑफ द टास्क, ऐसा नहीं बोला कि इट्स ओनली टास्क, राइट। ऊपर के स्टेटमेंट में जैसे को बोला इट इज द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी, इसलिए टू इज करेक्ट, टू इज करेक्ट। और वैसे भी थ्री तो बी में थ्री है ही, तो टेंशन ही नहीं। लेकिन अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ PNGRB गो बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ये स्टेटमेंट हमें पता नहीं होगा अगर हमने पढ़ा नहीं है, थर्ड स्टेटमेंट के बारे में पता नहीं होगा। लेकिन वन इज रॉन्ग एंड सेकंड इज करेक्ट की वजह से हम करेक्ट आंसर टिक पर कर पाते हैं। So next question, question number 25. With reference to communication technologies, what is the difference between LTE long term evolution and voice over long term evolution? मतलब कि LTE and VoLTE में डिफरेंस क्या है? तो पहले में देखो, LTE is commonly marketed as 3G and VoLTE is commonly marketed as advanced 3G। ये advanced 3G क्या होता है? और दोनों दोनों जगह पे कॉमनली मार्केटेड, मतलब कि नॉट, व्हाई नॉट ऑलवेज, LTE इज ऑलवेज मार्केटेड, ऐसे क्यों नहीं, कॉमनली मार्केटेड, मतलब कि एक ऐसा, एक्चुअली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिटेल्ड स्टेटमेंट है। इसकी वजह से वहाँ पे 3G जहाँ पे आया ना, एक में बोला है कि 3G और एक में बोला है कि एडवांस 3G, तो एडवांस 3G क्या है, वहाँ पे 4G होना चाहिए, राइट। इसलिए वन इज रॉन्ग, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं एडवांस्ड वर्ड डाल के हमें गुमराह करने की कोशिश की है। और सेकंड ऑप्शन, एल टी इज डाटा ओनली टेक्नोलॉजी एंड VoLTE इज वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी। देखो VoLTE का ऊपर क्या दिया है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, मतलब कि LTE तो है लेकिन वॉइस, डाटा और वॉइस दोनों चाहिए VoLTE में, वॉइस ओनली नहीं चाहिए। LTE इज डाटा ओनली ठीक है, लेकिन VoLTE इज वॉइस एंड डाटा टेक्नोलॉजी, क्योंकि ओवर, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन ऐसे बोला है, वॉइस और नहीं बोला है, राइट। वॉइस भी चाहिए और LT भी चाहिए, इसलिए सेकंड इज आल्सो रॉन्ग, इसलिए नाइदर वन नॉर टू इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, with reference to following statements is correct regarding the maternal benefit amendment act 2017। सो देखो थर्ड वाला आंसर है, लेकिन देखो कैसे, पहले वाला स्टेटमेंट क्या है, सेकंड वाला स्टेटमेंट पढ़ता हूँ पहले, इंटरप्राइजेस विथ क्रीचेस मस्ट अलाउ, मस्ट यहाँ पे मस्ट ऐसा वर्ड आया, द मदर मिनिमम 6 क्रीचे विजिट डेली, मिनिमम 6 मतलब कि 6 बार अगर कोई लड़की या लेडी 8 आवर्स की ड्यूटी होती है, उनको अगर 6 बार क्रीचे में जाने आने में दिया सपोज, तो जाने आने में 15 मिनट, जाने में 15 मिनट, आने में लगेंगे एटलीस्ट, वहाँ बच्चे के पास उनको थोड़ा थोड़ा बहुत टाइम उसके साथ स्पेंड करेगी। तो मतलब कि 6 बार अगर उधर जाएगी 8 घंटे की ड्यूटी में, तो सी विल वेस्ट ऑलमोस्ट 4 आवर्स इन दिस प्रोसेस, तो क्या काम क्या करेगी, इसलिए 2 इज इलिमिनेटेड, ए बी एंड डी इलिमिनेट हो गया, डायरेक्ट सी 3 ओनली इज द आंसर। एंड थ्री क्या बोल रहा है, वुमन विथ 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस्ड इंटाइटलमेंट्स। देखो 2 बच्चों के लिए कितने सारे रूल्स है, 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो राशन नहीं मिलेगा, मतलब कि बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, पॉपुलेशन पॉलिसी है ना हमारी। तो 2 चिल्ड्रन गेट, मोर देन 2 चिल्ड्रन गेट रिड्यूस इंटाइटलमेंट, ये तो करेक्ट है, इसलिए सी
3 ओनली इज द आंसर। और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्रेग्नेंट वुमन आर इंटाइटल्ड फॉर 3 मंथ्स प्री डिलीवरी एंड 3 मंथ्स पोस्ट डिलीवरी पेड लीव। देखो स्पेसिफिक लिखा है 3 मंथ्स और वो भी पेड लीव, मतलब कि ऐसे नहीं बोला है कि हाँ थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा, 3 मंथ स्पेसिफिक किया है स्टेटमेंट को, इसलिए 1 इज रॉन्ग। वहाँ पे सिर्फ 6 आवर का 6,000 का प्रोविजन है, चाहे मतलब कि इतना, और इतना 6 महीने की छुट्टी का नहीं है, वो 26 वीक की छुट्टी का प्रोविजन किया है उन्होंने, राइट। तो इसलिए 26 का आंसर हो गया सी, 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब इंडेक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। तो देखो बिजनेस, अभी देखो बिजनेस, बिजनेस में क्या क्या आता है, बिजनेस वर्ड है ना। बी ऑप्शन में टैक्सेस है, बिजनेस करोगे तो टैक्स भरना पड़ेगा, तो वो होना चाहिए। सी में रजिस्टरिंग प्रॉपर्टी, अगर बिजनेस डालना है तो प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी उधर, मतलब कि इंडस्ट्री डालनी पड़ेगी तो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो इसलिए प्रॉपर्टी को मैंने अंडरलाइन किया, इसलिए वो भी होना चाहिए। डीलिंग विथ कंस्ट्रक्शन परमिट, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा मतलब कि इंडस्ट्री का, इसलिए कंस्ट्रक्शन परमिट भी होना चाहिए। ए ऑप्शन क्या है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये बिजनेस को कुछ लेना देना नहीं है, वो गवर्नमेंट का काम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर नहीं आता है, राइट, इसलिए ए इज द आंसर। बिकॉज बी सी एंड डी आर रिलेटेड टू द बिजनेस, ए इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, इट इज रिलेटेड टू द सॉवरेंटी ऑफ द कंट्री, राइट, इसलिए ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 28। सो आई होप कि मैंने थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश की, ताकि ज़्यादा टाइम मैं आपका वेस्ट नहीं करना चाहता, फास्ट फास्ट आपको एलिमिनेशन टेक्निक्स भी पढ़ाना है मेरे को और फिनिश भी करना है, सो दैट इज द पर्पज। इन इंडिया extended producer responsibility was introduced as an important feature in which of the following। in India extended producer responsibility was introduced, मतलब कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ इंट्रोड्यूस हुई थी, देखो ऑप्शन नंबर ए ना, सॉरी हाँ, डी तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011, तो फूड का तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तो ये मतलब कि वेस्ट के रिलेटेड है, तो ए एंड सी में देखो मैंने ऑलरेडी बोला, जो भी कॉमन थ्रेड होगा ना दो ऑप्शंस में, उनको आपको पकड़ना है। तो ए ऑप्शन में बायोमेडिकल वेस्ट है और सी ऑप्शन में ई वेस्ट है, मतलब कि वेस्ट है एंड मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स, मतलब कि कितना कॉमन वर्ड्स आए हैं ए एंड सी में, ए में और सी में बस बायोमेडिकल और ई वेस्ट, इतना ही मतलब कि डिफरेंस है स्टेटमेंट में और डेट में, तो ए एंड सी में से आंसर है। लेकिन बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 1998 में नहीं आता है, ई वेस्ट रूल्स रिसेंटली हुए 2011, तो मतलब कि ये दोनों में से तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ई वेस्ट लग रहा है, क्योंकि ये रिसेंट डेवलपमेंट हो रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बढ़ रहा है। बायोमेडिकल वेस्ट तो पहले से होगा कुछ ना कुछ, लेकिन ये एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस की होगी रिसेंटली, क्योंकि ई वेस्ट जो है ना वो डे बाय डे बढ़ रहा है, मोबाइल्स कंप्यूटर्स इनकी वजह से, इसलिए सी इज द आंसर एंड बी एंड डी इज नॉट आंसर, बिकॉज कॉमन थ्रेड पकड़ना है ए एंड सी में, वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स, वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स ए एंड सी दोनों में है, तो दोनों में से कौन सा करना है उसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि हाँ ई वेस्ट थोड़ा सा चल रहा है रिसेंट टाइम्स में, तो वही होना चाहिए, राइट। सो आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन टू द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देखो इकोनॉमिक कॉस्ट को मैंने अंडरलाइन किया है, तो ए एंड बी को ओनली वर्ड आया एंड में, इसलिए एलिमिनेट कर दिया। सी एंड डी में देखो कॉमन है, और कॉमन भी बोला है मैंने, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स, तो ये तो कॉमन थ्रेड हो गया, इसलिए सी एंड डी में से आंसर है। बाद में अब इकोनॉमिक कॉस्ट बोला है, डी में क्या बोला है, चार्जेस को मैंने अंडरलाइन किया, चार्जेस फॉर गोडाउंस, एंड सी में क्या बोला है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कॉस्ट वर्ड आया, क्वेश्चन में भी इकोनॉमिक कॉस्ट है, सी में भी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वर्ड आया, इसलिए सी को आंसर किया, क्योंकि चार्जेस अलग है कॉस्ट अलग है, राइट। तो इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, प्रोक्योरमेंट इंसिडेंटल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, राइट। और ये चार्जेस अलग है, चार्जेस फॉर गोडाउंस हो तो कम, मतलब कि वो उनके खुद के ही गोडाउन होते हैं गवर्नमेंट के, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के, उसके लिए चार्जेस अलग से नहीं देना पड़ेगा, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए तो कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगा, इसलिए वहां पे गोडाउन कॉस्ट ऐसे लिखा होता तो हमें कंफ्यूजन होता है, इसलिए यूपीएससी ने उधर लिखा कि चार्जेस फॉर गोडाउन, मतलब कि यूपीएससी हमें थोड़ा सा ट्रिक देती है भाई, कि कॉस्ट वर्ड ऊपर है, सी में कॉस्ट वर्ड है, तो गो विद द ऑप्शन नंबर सी, राइट। Last question of this video, in this context of any country, which one of the following would be considered as the part of social capital। देखो यहाँ पे
प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन, लिटरेट्स, सोशल और सोसाइटी वर्ड, डी ऑप्शन में सोसाइटी वर्ड आया है क्योंकि सोशल कैपिटल है। डी ऑप्शन में देखो म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी, सोसाइटी वर्ड आया है इसलिए सोशल कैपिटल है। सी ऑप्शन में क्या है, पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप, उसको डेमोग्राफी बोलते हैं। सी ऑप्शन में क्या है, स्टॉक ऑफ इट्स बिल्डिंग्स, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मशीन, ये फिजिकल कैपिटल हो गया, मशीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स। और लिटरेट्स इन द पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल हो गया, लोग पढ़ेंगे तो ये ह्यूमन कैपिटल है। लेकिन सोसाइटी में अगर ट्रस्ट है, हार्मनी है, डी ऑप्शन में सोसाइटी वर्ड आया, it becomes a social capital. So literal meaning of the options is very important. So thank you guys, I think I could finish as early as possible ये वाला सेशन। पिछला वाला सेशन बहुत ही लंबा हुआ था, मुझे ज़्यादा खींचना नहीं था। आई वॉन्ट टू फिनिश एज अर्ली एज पॉसिबल एंड आई होप मैंने जितना हो सके मतलब कि आपको ट्रिक्स भी देने का पूरा प्रयास किया है। सो थैंक यू सो मच, वी विल कम विथ वन मोर वीडियो ऑफ 2019 एट इवनिंग। सो थैंक यू सो मच। जिनको भी मेरे मेरे पेड नोट्स चाहिए दे कैन से हाई इन द डिस्ट्रीब्यूशन लिंक, जो टेलीग्राम लिंक मैं दूंगा उसमें आप हाई बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच।